हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी एलएलबी स्टूडेंट्स का। आज हम टैक्सेशन के पेपर का एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। ये सेक्शंस 22 से 27 तक कवर होता है और एग्जाम में इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आना तो आप मान के चलिए बिल्कुल पक्का है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है, सोच के देखिए। अगर आपका एक घर है जो पूरे साल खाली पड़ा रहा, उसमें कोई नहीं रहता, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? आप कहेंगे नहीं, इनकम तो हुई नहीं। लेकिन जी हाँ, टैक्स लग सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आपकी एक्चुअल रेंट इनकम पर नहीं बल्कि उस प्रॉपर्टी की इनकम कमाने के पोटेंशियल पर टैक्स लगाता है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो हम आज समझेंगे। तो देखिए, हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले हम सेक्शन 22 के फाउंडेशन से शुरू करेंगे, फिर सेक्शन 23 में एनुअल वैल्यू निकालने का ब्लूप्रिंट समझेंगे। उसके बाद सेक्शन 24 में टैक्स से मिलने वाली रिलीफ यानी डिडक्शंस को देखेंगे। फिर आएंगे कुछ स्पेशल केसेस, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस इनकम का झगड़ा समझेंगे, और आखिर में एक सॉलिड रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आखिर टैक्स लगता ही क्यों है? ये पावर देता है सेक्शन 22। ये इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन है। मतलब यही वो सेक्शन है जो कहता है, हे, अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है तो उस पर टैक्स लगेगा। ये हमें इस टैक्स का क्यों और कब बताता है। एक बात हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, टैक्स प्रॉपर्टी की कीमत पर नहीं लग रहा, टैक्स लग रहा है उसकी एनुअल वैल्यू पर। एनुअल वैल्यू क्या है? ये उस प्रॉपर्टी की एक साल में किराए से कमाने की अनुमानित क्षमता है, उसका पोटेंशियल। तो भले ही आपने रेंट ना कमाया हो, अगर पोटेंशियल था तो टैक्स लग सकता है। अब किसी भी इनकम को इस हेड के अंदर टैक्स करने के लिए ये 3 कंडीशंस एक साथ साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए। एक भी मिस हुई तो टैक्स इस हेड में नहीं लगेगा। पहली, प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग या उससे जुड़ी हुई जमीन होनी चाहिए। दूसरी, एसएससी यानी टैक्स देने वाला उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, चाहे लीगल या डीम्ड। और तीसरी, वो प्रॉपर्टी ओनर अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल ना कर रहा हो। सिंपल। अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें नहीं आएगा, जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ खाली प्लॉट से रेंट मिल रहा है तो वो यहाँ नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब पीजीबीपी हेड में होगा। और अगर आप बिल्डर हैं और घर बेचने के लिए रखा है तो 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू निल मानी जाएगी। तो अब हम आ गए हैं इस पूरे चैप्टर के दिल पर, उसकी जान पर, सेक्शन 23। यही सेक्शन है जो एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने का पूरा फॉर्मूला बताता है। आपके एग्जाम में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उन सब की चाबी इसी सेक्शन के पास है। टैक्सेबल इनकम निकालने का ये 5 स्टेप फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, एग्जाम में यही काम आएगा। स्टेप 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू या GAV फाइंड करो। स्टेप 2, उसमें से ओनर द्वारा पे किए गए म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो। स्टेप 3, जो बचा वो है नेट एनुअल वैल्यू या NAV। स्टेप 4, NAV में से सेक्शन 24 की डिडक्शंस घटा दो। और स्टेप 5 में आपके सामने होगी फाइनल टैक्सेबल इनकम। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक लेट आउट प्रॉपर्टी यानी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV आखिर निकालते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस 2 चीज़ों का खेल है। एक है एक्सपेक्टेड रेंट यानी ER और दूसरा है एक्चुअल रेंट जो आपको मिला या मिलना चाहिए था। हम इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV बन जाएगा। तो अब ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या भला है? बहुत आसान है। इसे निकालने के लिए हम म्युनिसिपल वैल्यू यानी MV और फेयर रेंट यानी FR में से जो भी हायर हो उसको पिक करते हैं। लेकिन एक चेक पॉइंट है, ये अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जा सकता। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो MV है 80,000 और FR है 90,000। हम हायर यानी 90,000 लेंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट सिर्फ 85,000 है तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 85,000 पर ही लॉक हो जाएगा। यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी यानी LOP और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी SOP में जमीन आसमान का फर्क है। LOP के लिए हम GAV कैलकुलेट करते हैं जैसा अभी हमने सीखा। लेकिन अगर आप घर में खुद रहते हैं यानी वो SOP है तो उसकी एनुअल वैल्यू सीधा निल मानी जाती है, 0, बस कोई कैलकुलेशन नहीं। SOP के कुछ गोल्डन रूल्स देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 1, एनुअल वैल्यू हमेशा निल। रूल 2, और ये रीसेंट अमेंडमेंट है, इसमें ध्यान देना, एक आदमी अब 2 प्रॉपर्टीज तक को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है। रूल 3,
अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो तीसरे और उसके बाद वाले घरों को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, मतलब उन पर टैक्स लगेगा। और एक स्पेशल रिलीफ, अगर आप नौकरी के चलते अपने घर में नहीं रह पा रहे तब भी उसकी एनुअल वैल्यू निल ही रहेगी। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के बाद अब टाइम है थोड़ी राहत का, रिलीफ का। सेक्शन 24 हमें कुछ डिडक्शंस देता है जिससे हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कानून ने हमें क्या क्या छूट दी है। पहली और सबसे कॉमन डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये आपकी नेट एनुअल वैल्यू नैव पर एक फ्लैट 30% की नो क्वेश्चंस आस्क्ड डिडक्शन है। इसके लिए आपको रिपेयर्स या इंश्योरेंस का कोई बिल, कोई प्रूफ नहीं देना। सरकार मानती है कि इतना खर्च तो होता ही है, चाहे आपने एक्चुअल में किया हो या नहीं। दूसरी बड़ी डिडक्शन आती है सेक्शन 24B से, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आसान शब्दों में होम लोन का ब्याज। अगर आपने घर खरीदने, बनाने, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है तो उस लोन पर जो आप सालाना इंटरेस्ट दे रहे हैं उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। ओके, नाउ दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट प्रॉपर्टी के टाइप पर डिपेंड करती है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी SOP है तो ब्याज पर छूट की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीस सालाना है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट यानी LOP या डीम टू बी लेट आउट यानी DLO है तो नो अपर लिमिट, जितना भी ब्याज है पूरा का पूरा डिडक्टेबल है। अब तक जो हमने किया वो सबको करना है। अब जो हम करेंगे वो टॉपर्स करेंगे। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शंस 25A और 27 की ये फाइन प्रिंट समझने से आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। सेक्शन 27 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाता है, डीम्ड ओनर यानी मान लिया गया मालिक। कुछ सिचुएशंस में भले ही प्रॉपर्टी लीगल तौर पर आपके नाम ना हो, इनकम टैक्स के लिए आपको ही ओनर माना जाता है। जैसे कि अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे को बिना पूरे पैसे लिए ट्रांसफर कर दी तो कानून की नज़र में टैक्स के लिए असली मालिक आप ही हैं। आप सेक्शन 25A की कहानी सुनते हैं। मान लीजिए साल 2022 में आपका किरायादार बिना रेंट दिए चला गया। इसे कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अब 2 साल बाद 2024 में वो अचानक मिल जाता है और आपको आपका पैसा दे देता है। तो ये रिकवर्ड रेंट जिस साल आपको मिला है यानी 2024 में, उसी साल आपकी इनकम माना जाएगा और टैक्स लगेगा। यहाँ पर सेक्शन 25A का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल आता है। जब भी आपको ऐसा डूबा हुआ रेंट रिकवर होता है तो उस पर आपको सीधा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिए, ये रिकवर्ड रेंट तब भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा भले ही रेंट रिकवर होने वाले साल में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक ना भी रहे हों। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो अक्सर कोर्ट तक पहुंच जाता है। कब रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा और कब उसे बिजनेस इनकम यानी PGBP माना जाएगा। इस टेबल से सारा फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नोशनल यानी एनुअल वैल्यू पर लगता है, जबकि PGP में टैक्स रियल प्रॉफिट्स पर लगता है यानी असली इनकम पर। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस सिर्फ 2 हैं, लिमिटेड, जबकि PGP में आप बिजनेस के सारे एक्चुअल खर्चे यहां तक कि प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे एक क्विक रिवीजन से मजबूत कर लेते हैं और कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। रेडी? चलिए 30 सेकंड में रैपिड फायर रिवीजन। पॉइंट 1, सेक्शन 22 कहता है टैक्स के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, बिल्डिंग, ओनरशिप और नॉन बिजनेस यूज। पॉइंट 2, सेक्शन 23 के मुताबिक कैलकुलेशन GAV से शुरू होती है। पॉइंट 3, सेक्शन 24 में सिर्फ 2 महान डिडक्शंस हैं, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। दैट्स इट। पूरा चैप्टर इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, पहला सवाल आपके लिए। एक टैक्स पेयर मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी SOP क्लेम कर सकता है? बिल्कुल सही। द आंसर इज 2। अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो बाकी की प्रॉपर्टीज को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा और उन पर नोशनल रेंट पर टैक्स लग जाएगा। अगला सवाल, और ये एक कॉमन ट्रैप है, ध्यान से सुनना। अगर किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो क्या ओनर को उसकी डिडक्शन GAV से मिलेगी, हाँ या ना? इसका जवाब है अ बिग नो, बिल्कुल नहीं। डिडक्शन सिर्फ उस म्युनिसिपल टैक्स की मिलती है जो 2 कंडीशंस पूरी करे। 1, ओनर ने पे किया हो और 2,
एक्चुअली पे किया हो, वो भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। टेनेंट ने पे किया तो ओनर को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अब जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सारे नियम, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जान चुके हैं, तो आखिर में एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, क्या आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।